नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेडागोगी मैं आपको हिंदी पेडागोगी करा रहा हूं। तो दोस्तों आपकी क्लास प्रतिदिन 3 बजे चलती है, आप जानते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं और बिना किसी देरी करे हुए और आपको देते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा। जी हाँ, चलिएगा शुरुआत करते हैं। ये लीजिएगा, स्वागत है आपका। सहस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? बताइएगा, सहस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए। मानक भाषा का प्रयोग, नंबर 2 स्थानीय बोलियों का प्रभाव, नंबर 3 आत्मविश्वास के साथ वाचन करना है, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सहस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? मानक भाषा का प्रयोग है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव है, आत्मविश्वास के साथ वाचन करना है या विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अब देखते हैं इसमें आपकी कैसी रुचि है और कैसा आप इसे बताते हैं, कैसा क्वेश्चन आपके लिए होगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन मैं दूंगा, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको इसका आंसर बड़ी तेजी के साथ में देना है। तो दोस्तों इसके साथ की अगर हम बात करते हैं, लीजिएगा एक बार मैं पढ़ देता हूं इसका। सहस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, आत्मविश्वास के साथ वाचन या विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। दोस्तों देखिएगा, आप कहते हैं कि अगर कहा जाए कि बच्चा अगर पढ़ सकता है, सीख सकता है सबसे ज्यादा, तो किसमें सीख सकता है? मातृभाषा में अपनी ज्यादा सीखता है कि आप जानते हैं इस बात को। तो दोस्तों यहाँ पर स्थानीय बोलियों का जो प्रभाव है वो मातृभाषा से ही कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहस्वर वाचन में होना चाहिए? लीजिएगा यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहस्वर वाचन में होना चाहिए? आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहस्वर वाचन में होना चाहिए? उचित ध्वनि निगम, उचित लय एवं गति है, उचित हाव भाव है, उपरोक्त सभी बातें यहाँ पर हो जाती हैं। अब ये बताना है आपको निम्न में से कौन सा आपका सही है, या फिर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा सही, यानी कि चौथे में आपको जो विकल्प मिल रहा है उसका मानना यह है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों बातें आपकी जो ऊपर है वो सभी बातें सही हैं, आपको बताना है इसमें। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहस्वर वाचन में होना चाहिए? उचित ध्वनि निगम में, उचित लय एवं गति में, उचित हाव भाव में, उपरोक्त सभी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है और देखते हैं इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्वर वाचन में होना चाहिए? देखिएगा, अगर बात करते हैं स्वर वाचन की, तो यहाँ पर उचित ध्वनि निगम बिल्कुल सही है, उचित लय एवं गति होनी चाहिए, उचित हाव भाव होने चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी बातें आपके सत्य यहाँ पर निर्धारित हो जाती हैं या सिद्ध हो जाती हैं, और इसका राइट आंसर आपका डी बनता है। चलिएगा, मैं देता हूं आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके उसे कितने अच्छे से करने वाले हैं और कैसे उसे करेंगे। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। आंकलन, देखिएगा यह क्या है आपका, यहाँ पर आंकलन है। ये डॉट आप कर सकते हैं। इसमें केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है। अगला है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंग होता है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आंकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है। ठीक है। दूसरा, भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है और मूलतः शिक्षक केंद्रित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है इसका राइट आंसर आपका क्या हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, 3 का आपको बताना है। यहाँ पर ले सकते हैं केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है और मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका भी होगा, भाषा सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है आंकलन करना। ठीक है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। जब अध्यापक कक्षा में, देखिएगा, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है और उसे कहते हैं, तो बताइएगा वहां पर जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे अध्यापक वाचन कहते हैं, या उसे अनुकूल वाचन कहते हैं, या आदर्श वाचन कहते हैं, या विशेष वाचन कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से अब यहाँ पर जो आपका ये रिक्त स्थान बचा हुआ है, आप उसमें से A, B, C, D और C, यानी कि आप दे सकते हैं जो
जो भी आपका उपयुक्त है, जो आपका इसमें सही है, आप उसमें उसको रखेंगे और आप उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष वह वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे अध्यापक वाचन कहते हैं, नहीं, ठीक है, उसे आप अनुकरण वाचन कहेंगे, आदर्श वाचन यहाँ पर कहेंगे। देखिए आदर्श बने रहेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौन, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है, बात आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर अध्ययन केंद्रित कर पड़ता है। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का महत्व नहीं है। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। दूसरा है मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर अध्ययन केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होता है देखते हैं आपके हवाले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं की बात करें, सबसे जरूरी है आपको यहाँ पर नहीं को क्लियर करना। अगर आप इसमें देखते हैं कि महत्व है और नहीं है में दोनों में फर्क पड़ता है, हम क्या करते हैं बहुत तेजी के साथ निकलते चले जाते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं, ठीक है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा ए। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मौन और अक्रिय नहीं रह सकते, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कौशल में, अब ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघत बालघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे स्वरघात है, यहाँ पर बालघात है और यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात या बालघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल होता है, आपका पठन कौशल होता है, भाषण कौशल होता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। श्रवण कौशल आपके सामने है, पठन कौशल आपके सामने है, भाषा कौशल आपके पास में, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर यहाँ पर है और देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, हम देखना चाहेंगे। चलेगा, दिया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वरघात और यहाँ पर बालघात व स्वर के उतार चढ़ाव में यहाँ पर स्वर्ण कौशल की बात आप कर रहे हैं, इसका राइट आंसर आपका ये होता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना होता है। यहाँ पर संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्तियों को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, आपको बताना है, आपके सामने है। तो देखते हैं यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके सामने चार ऑप्शन आप देखते हैं यहाँ पर, इसमें आपका क्या आएगा, पहले ध्यान से आपको पढ़ना है इसको, बहुत आसानी से इसका आंसर फिर आपको मिल जाएगा। देखा उच्च प्राथमिक स्तरों पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनी समझी, देखिए सुनी बातें हैं, समझी बातें हैं, पढ़ी हुई हैं, बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना होता है। संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्तियों को प्रभावी बनाना होता है। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना या सृजनात्मक लेखन
लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आपको इसका आंसर बताना था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, प्रतिष्ठित लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन और कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रतिष्ठित लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। देखिएगा उनकी अगर आप समीक्षा करेंगे मतलब समीक्षा आप कैसे कर पाएंगे, यानी कि आपको जो करना है वो आपको अपने तर्क से करना है, अपने विवेक से करना है। यहां पर ये कोई महत्वपूर्ण बात आपकी नहीं हो जाती है। आगे बढ़िएगा। सतत मूल्यांकन का एक देखिएगा, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना होता है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना होता है, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना होता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपके सामने क्या है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने दिया है, देखते हैं इसका 8 का आंसर क्या होगा। चलिए, सतत मूल्यांकन का एक निहार यहाँ पर बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना है। ये आपके सामने है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है तो बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना होता है, ये बिल्कुल आपका सही और सटीक इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देता हूं, बढ़ता हूं आगे तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? सुपाठ्य लेखक लिखना, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना है, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, या उपरोक्त बातें सभी आपकी सही हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, यहाँ पर आप बताएंगे। सुपाठ्य लेखन लेख लिखना है, सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना है, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना, और उपरोक्त बातें सभी आपकी सही। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी आपका आता है, अधिकतर 70% आपका प्लस ही होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर आपका आ जाए सभी, इनमें से सभी बातें हैं तो 30% ही गलत होता है, बाकी सभी बातें आपकी अधिकतर सही हो जाती हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है और बढ़ना है आगे की तरफ में। ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दी है। आपको अगर नहीं पता है तो आप इस पर खेल सकते हैं, 30-70 का गेम खेल सकते हैं। आप पाएंगे या तो आप 30 से ठीक कर पाएंगे, 30 से गलत कर जाएंगे। तो 70 आपके हित में हो सकता है, 30 आपके अहित में हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ और लेते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? सुपाठ्य लेखन लिखना होता है, सोचने एवं निरीक्षण की करने की उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना होता है, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना होता है, उपरोक्त बातें सभी आपकी सही हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका देखते हैं क्या हुआ है। इसका राइट आंसर आपका डी हुआ है, ये आपके सामने, ये सभी बातें आपकी सही हो गई हैं। दोस्तों आगे लेंगे, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। देखिएगा, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना होता है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना होता है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना होता है, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना होता है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना होता है और मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना होता है। तो दोस्तों मित्रों साथियों बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो देखिए, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका डी है। लेते हैं, लेखन और कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लिखित कार्यों पर शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको दिया। देखते हैं लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। पिंड समृद्ध वातावरण है, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति है, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया है, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास यहाँ पर होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 11 यहाँ पर दिया है और 11 का आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रिंट समृद्ध वातावरण, देखिए प्रिंट समृद्ध वातावरण ये सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर बात मानी जाती है, जबकि अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति बिल्कुल सही बात है, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया ये भी बात सही है, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास भी सही बात है। लेकिन प्रिंट समृद्ध वातावरण ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे तरफ। लेखन कुशलता का विकास, देखिएगा लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि है आपके पास में, अधूरी कहानी को पूरा करना होता है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन होता है, आंखों देखी घटनाओं को लिखना होता है। तो दोस्तों देखते हैं लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि है आपका, अधूरी कहानी को पूरा करना है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन है, आंखों देखी घटनाओं को लिखना है। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि है, अधूरी कहानी को पूरा करना है, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन है, आंखों देखी घटनाओं का लिखना होता है। ये बताएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा यहाँ पर लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका जो सबसे कम बात करता है प्रतिलिपि की यहाँ पर बात करता है, इसका राइट आंसर आपका ए होता है। प्रतिलिपि यानी कि आप फोटोस्टेट की बात करते हैं, जैसे फोटोस्टेट आप करा लेते हैं तो यह उसकी बात करता है, ठीक है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। बताएंगे विचारों की मौलिकता की बात आप यहाँ करते हैं, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेंगे, अलंकारिका भाषा का प्रयोग करेंगे और अक्षरों की सुंदर बनावट की आप यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर आपके सामने है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, विचारों की मौलिकता है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, अक्षरों की सुंदर बनावट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं इसका। अब देखिए विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, विचारों की मौलिकता सही बात है, ये आप देखें विचारों की मौलिकता होती है, जरूरी है। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल का अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें विचारों की मौलिकता की आप बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी की बात नहीं करेंगे, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर विचारों की आपने बात की है तो यहाँ पर मौलिकता इसकी झलकती है। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर वर्तनी का ज्ञान होना है, शब्द भंडारण में वृद्धि है, वाक्य संरचना का ज्ञान है, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर आपका होगा डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है, आपके पास में है। क्वेश्चन नंबर 14 आप बताएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य, यानी कि आप जो डायरी लिखते हैं, यानी कि आप उसमें अपनी पर्सनल लाइफ लिख सकते हैं, शेर व शायरी लिख सकते हैं, या फिर उसमें अलग महत्वपूर्ण चीज़ आप लिखते हैं, तो डायरी के संबंध से है। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है वर्तनी का ज्ञान करना है। वर्तनी का ज्ञान तो हो नहीं सकता क्योंकि आप देखते हैं उसमें जो आपका है ये नहीं आता, ठीक है। शब्द भंडार में वृद्धि, ये बातें दोनों गलत हो जाती हैं, शब्द भंडार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वाक्य संरचना का ज्ञान है, ये भी आपका अलग है। उसमें जो आप बात करेंगे अपने अनुभवों को विचारों को साझा करेंगे, यानी कि जो अब तक आपने देखा है, यानी कि आप अगर कहीं किसी टूर पे जाते हैं तो आप वहां से जो सीख करके आते हैं, अनुभवों को सीख करके आते हैं, आप उस पर लिखते हैं, यानी कि उन्हें डायरी के साथ में साझा करते हैं और इन्हें लिख करके अपनी यादगारों के लिए उन्हें रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने भावों, यहाँ पर अपने भाव लिखेंगे, विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ये लीजिए इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। सुलेख है, यहाँ पर अनुलेख है, श्रुतुलेख है और ये सभी है। तो देखिए अब फिर से एक बार आपके सामने सभी आ चुके हैं। अब सभी आ चुके हैं तो सभी आप सोच सकते हैं कि सभी वाला कैसा करता है आपके साथ में। मैंने कहा था 30-70 का रेशो होता है। अब इसमें कितना इसमें आपका सक्सेस होता है, कितना नहीं होता है, आपको बताना है। चलिएगा
बहुत ही सुंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। तो यहाँ अगर बात करें सुलेख है, आपका अनुलेख है, श्रुलेख है और ये सभी हैं। तो बताइएगा सही क्या है। तो दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं, ये बात भी सही है आपकी, ये भी सही है, ये भी सही, यानी कि इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाता है दोस्तों। ये सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लीजिएगा आपका कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका, कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। बताइएगा यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। चलचित्रों का मतलब है दोस्तों यानी कि फिल्म चल रही है आपके सामने, अब फिल्म चल रही तो वो फिल्म से क्या दिखाना चाहती है आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। बताइएगा यहाँ पर क्या बताना चाहती है। यहाँ पर अध्यापिका कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है और इसके पीछे उसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना है, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना है, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, उपरोक्त सभी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा और 16 में आपको बताना है। चलिएगा देखिए मैं बढ़ता हूं। यहां पर अगर देखें विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लें और इसको सही से कर पाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। शिक्षण सहायक, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का के लाभ है, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। उपरोक्त सभी बातें आपकी फिर से एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, सभी बातें आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर फिर से मैंने कहा कि सभी बातें सही हैं। अब देखिएगा मैंने जब आपको दिया है तो लगभग आपका अब देखिए सब बातें सभी निकल जाती हैं, यानी कि सभी है, उपरोक्त में सभी बातें सही हैं और सही आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो देखें यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री का के लाभ है, इससे अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग में बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। उपरोक्त सभी बातें आपके दोस्तों मित्रों साथियों सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इसका क्या बात है। देखिएगा इसके पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजन बन जाता है, ये बात आपकी सही होती है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, ये बात भी सही है। इसके प्रयोग में शिक्षण में कुशलता आती है, ये बात भी सत्य है। उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य हैं दोस्तों साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका डी हुआ। जी हाँ, राइट आंसर का डी होता है, ये लीजिएगा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं, शिक्षण को शैली में रोचकता पैदा करते हैं, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं। उपरोक्त सभी बातें से फिर से एक बार आपके सामने है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करती है और इसके बाद में शिक्षण शैली में रोचकता पैदा करता है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं। उपरोक्त बातें सभी आपकी सही हैं। फिर से आपके सामने एक बार है शिक्षण सहायक सामग्री, देखिएगा ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करते हैं, राइट आंसर इसका ए होता है। बी शिक्षण शैली में रोचकता पैदा करता है, इसका राइट आंसर बी होता है। भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करता है, इसका सी होता है और राइट आंसर। उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हैं, इसका राइट आंसर आपका डी होता है। तो देख सकते हैं इसका शिक्षण सहायक सामग्री इसका आपका डी हो जाएगा। आगे लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियां। शिक्षण सहायक सामग्री आपके सामने होगी, विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है, अध्यापक के लिए लाभकारी होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है और शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या है आप बताइएगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 है, 19 का राइट आंसर क्या होगा। अब देखते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या है। लीजिएगा यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियां विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है, अध्यापक के लिए लाभकारी होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है, शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है। तो आप यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्रियां, अब ये देखिएगा यहाँ पर कौन सी बातें आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 19 है और ये दोनों के लिए लाभकारी आपकी हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर दोनों के लिए लाभकारी होते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, शिक्षण सहायक सामग्री
नहीं है। ये लीजिएगा आपके सामने है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, चित्र है या प्रक्षेपक है। तो देखेंगे शिक्षक सहायक सामग्री नहीं है, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र और प्रक्षेपक। तो दोस्तों इसमें सहायक की अगर बात करते हैं तो इसमें चित्र नहीं है, प्रक्षेपक नहीं, कंप्यूटर, विज्ञान नहीं है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देख सकते हैं इसकी अगर बात की जाए शिक्षण सहायक सामग्री की अगर बात करने की, सब चीज कंप्यूटर आपका सामग्री हो सकता है, चित्र आपका प्रक्षेपक हो सकता है, लेकिन विज्ञान एक जो है एक कला है, एक भाषा है, ठीक है, या एक अपने आप में विषय है। तो ये आपका शिक्षक सामग्री का सामग्री नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना है, समझना है, और यहाँ पर केवल बच्चों की कमियां जानना है। तो देखिएगा यहाँ पर भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना है, समझना है, और केवल बच्चों की कमियां जानना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने होगा और इसका देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। चलिए मैं बढ़ता हूँ, केवल यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो ये देखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए होगा, केवल यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा, इसका राइट आंसर आपका होता है। आगे देखते हैं मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना है, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 22 आपके सामने होगा, आपको यहाँ बताना है बच्चों को डर के दबाव में, डर वाली बात जो आती है, दबाव ऐसे कैसे आप दे सकते हैं कि डरा करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये बात आप काट दीजिएगा। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समझदार, ये भी बात आपकी रख सकते हैं गलत। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना है। देखिए बच्चे के बारे में ये सब बातें हमें जानना जरूरी है कि क्या कारण है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर हम ये जानते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, किन कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके कारणों को जानने के बाद में उसे सही लय और सही दिशा दे सकते हैं और उसका अध्ययन सही से करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य। देखिए शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है नाटक विधा से परिचित कराना है, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना है, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना है। उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हो जाती हैं दोस्तों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया जाता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है नाटक विधा से परिचित कराना है, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना है, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना है। उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो बात आपकी निकल के आती है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका होगा रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं है, उपरोक्त सभी बातें सही, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कभी इसमें गलती से भी गलत कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया जाता है, स्वयं शिक्षण सहायक सामग्री। स्वयं शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, रेडियो है, भ्रमण है, टेलीफोन है, ग्रामोफोन है। बताएंगे यहाँ पर रेडियो, भ्रमण, टेलीफोन, ग्रामोफोन, ये आप बताएंगे। स्वयं शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, रेडियो है, भ्रमण है, टेलीफोन है, ग्रामोफोन। अब यहाँ भ्रमण माने क्या होता है, घूमना फिरना होता है आपका, जबकि रेडियो, टेलीफोन और या ग्रामोफोन ये आपका दूरसंचार से जुड़े होते हैं। अगर इसमें बात करें स्वयं शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, देखिएगा आपके पास में रेडियो है, रेडियो आपको जो बताती है यानी कि
कि टेलीकास्ट कराती है एक प्रकार का, दूसरा टेलीफोन भी ऐसा ही है, और तीसरा ग्रामोफोन भी है। ये सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका दूरभाष संचार के आप इनसे बात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्यों ना फिर आप ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कह रहा नहीं है, पूछ रहा है आपसे, तो भ्रमण इसका घूमना फिरने की आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर घूमना फिरना नहीं, ये चाहता रेडियो टेलीफोन और ग्रामोफोन की तरह दूरसंचार की तरह कौन काम कर सकता है, तो भ्रमण तो नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका भी होता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें स्वयं सुलभ एवं मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, और उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तक सुलभ एवं मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, और यहाँ पर छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। उपरोक्त सभी बातें आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 25 का आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें स्वयं सुलभ एवं मितव्ययी साधन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से यहाँ डोडर देगा पर बल देता है। किस पर बल देता है? बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देता है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने में बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में, बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, इसका राइट आंसर आपका डी होता है। देखते हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, और इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी बातें आपकी हैं। देखिएगा यहाँ पर सभी बातें अगर आ गई हैं तो इसमें देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है, तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मार्गदर्शन करती हैं, बिल्कुल सही बात। आपका पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, ये भी आपका सही रहा। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है, और राइट आंसर इसका आपका डी होता है। उपरोक्त बातें आपकी सभी यहाँ पर हो जाती हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हो, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा से युक्त हो और बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो आप देखेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हो, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा से युक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया है, इसका बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। लीजिएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो आप देखते हैं केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हो, अत्यंत छोटे हो और सरल भाषा से युक्त हो। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। सरल भाषा होनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ सके। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, स्पष्ट बनाया है, क्योंकि विद्यार्थियों के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। केवल शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को यहाँ पर बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत अधिक विवरण को शामिल करने का जटिल बनाया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने होगा। श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का
तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रिय सक्रिय हैं, यह मात्र किस चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपको सुनिए, ठीक है। स्वे दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों ही इंद्रियां सक्रिय हैं, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है। हम देखते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाता है। चलिएगा दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। आपकी आज की क्लास कैसी रही, कैसे रहे आपके क्वेश्चन आप बताना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट जरूर करिएगा। चलिएगा दोस्तों, मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूँ विदा और मिलता हूँ कल सुबह आपकी अपनी करंट की क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।